नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर के, जिसमें पहली खबर बिहार में हुए छापेमारी को लेकर है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार समेत दिल्ली व हरियाणा के 25 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। इससे पहले सीबीआई आज सुबह राजद के 4 बड़े नेताओं के घर पहुंची थी। इस बीच खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संपत्तियों की जाँच के लिए उनसे जुड़े ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूबस मॉल में सीबीआई की टीम पहुंची। मॉल अभी निर्माणाधीन है। टीम के सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचने की प्राथमिक सूचना है। कथित तौर पर मॉल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी है। अर्बन क्यूब सेक्टर 71 मॉल का निर्माण व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार में राजद सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद के अलावा एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने नौकरी घोटाले में कथित जमीन को लेकर छापेमारी की है। इस मामले में सीबीआई ने तीसरी बार बिहार में छापेमारी की। इससे पहले राजद के पूर्व विधायक और लालू यादव के ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। वहीं सीबीआई के छापे पर एमएलसी सुनील सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने इस छापे को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, यह जानबूझकर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। वे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि डर के मारे विधायक उनके पक्ष में आएंगे। दरअसल ये मामला 2004 से 2009 के रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उस समय नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था। चूंकि पैसे लेने में रिस्क था, इसलिए नौकरी के बदले जमीन ही ली जाती थी। वहीं इस तरह के अवैध काम को अंजाम देने के लिए लालू के उस समय के ओएसडी भोला यादव को ही जिम्मेदारी दी गई थी। खबर है कि सीबीआई ने राजद सांसद अशफाक करीम के घर पर भी छापा मारा। सीबीआई के कई अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। यह छापेमारी लैंड स्कैम के संबंध में बताई जा रही है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीबीआई की छापेमारी पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह ईडी, आईटी, सीबीआई की छापेमारी नहीं बल्कि यह भाजपा की छापेमारी है, क्योंकि ये एजेंसियां अब भाजपा के अधीन काम करती है। उन्होंने कहा, केंद्रीय एजेंसियां अब भाजपा की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट है और यहाँ क्या हो रहा है इसका अंदाजा हो गया है। उन्होंने कहा, हमारे डिप्टी सीएम ने कल ही बैठक में कहा था कि भाजपा अब इस स्तर पर पहुंचेगी। 24 घंटे भी नहीं लगे और वे इतना नीचे गिर गए। उन्होंने कहा, नाराजगी इस बात की है कि उनके हिसाब से सरकार नहीं चली। जन कल्याण के लिए गठबंधन को बदल दिया गया। सीबीआई छापों पर भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा किसी को फंसाती नहीं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शिकायत की थी कि बिस्को मान से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। हो सकता है कि यह छापे उसी का हिस्सा हो। गौरतलब है कि हाल फिलहाल कई विपक्षी नेताओं पर छापे पड़े, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में इससे पहले अनिल देशमुख के घर भी छापा पड़ा था। इसके अलावा नवाब मलिक के घर में भी छापेमारी की गई। संजय राउत के घर भी ईडी ने छापा मारा। वहीं पश्चिम बंगाल में भी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के घर भी ईडी का छापा पड़ा और उनके मंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी ईडी ने छापेमारी की। वहीं आज झारखंड में भी हेमंत सोरेन के करीबी के घर ईडी ने छापेमारी की। वहीं इस छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी हारती है वहां वह अपने 3 जमाए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को आगे कर देती है। अगली खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी है। टिकटॉक स्टार व भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत पर परिवार वालों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सोनाली फोगाट के भाई ने सोनाली के पीएस सुधीर सागवान पर यौन शोषण कर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। भाई ने कहा कि सोनाली ने मां से बताया था, सुधीर सागवान ने उसे खाने में कुछ गलत चीज दी है। भाई ने कहा कि सोनाली की हत्या हुई है। उन्होंने इसकी शिकायत गोवा पुलिस में दर्ज कराई। परिवार वालों ने सीबीआई जाँच की मांग की है। सोनाली के भाई ने कहा कि यह पूर्व नियोजित हत्या थी। हमें सोनाली के पीएस सहित 2 लोगों पर संदेह है। गोवा में किए गए पोस्टमार्टम से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इसे फिर से एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम किया जाए। बता दें कि बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट का 23 अगस्त को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। गोवा की अंजना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अप्राकृतिक
मौत का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन परिवार वाले इससे खुश नहीं है। सोनाली फोगाट के भाई फतेहाबाद के भूतन कला गांव निवासी रिंकू ढाका ने बताया कि मैंने अंजुना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है। रिंकू ने कहा कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। सोनाली के पीएस सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने उसके खाने में कुछ मिलाया था। यही नहीं, रिंकू ढाका ने आरोप लगाया कि ये लोग 3 साल से सोनाली को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन्होंने सोनाली को नशीला पदार्थ देकर अश्लील वीडियो बना लिया था। उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। रिंकू ढाका ने कहा कि ये लोग सोनाली की संपत्ति हड़पना चाहते थे। रिंकू ने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए हत्या करने की बात भी शिकायत में कही गई। वहीं सोनाली फोगाट के एक और भाई वतन ढाका ने आरोप लगाया हरियाणा के पूर्व मंत्री और फिलहाल सिरसा के विधायक गोपाल कांडा आरोपियों की मदद कर रहे हैं। इन दोनों लड़कों को पहले से ही गोपाल कांडा अच्छे से जानते हैं। बीते दिन सोनाली फोगाट की बहन रुपेश ने कहा था कि 22 अगस्त की रात सोनाली ने मां से फोन पर बात की थी। सोनाली ने मां को बताया था उसे खाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था, खाने के बाद गड़बड़ सी हो रही थी, शरीर में हरकत सी महसूस हो रही थी। इस पर मां ने उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी। बहन रुपेश ने बताया था कि मां से बातचीत के दौरान सोनाली ने अपने ऊपर कुछ किए जाने का शक जताया था। सोनाली ने मां से कहा था कि मुझे मेरे खाने में गड़बड़ लग रही है, मेरे शरीर में गड़बड़ हो रही है, जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया हो। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नीमच में अपनी वैवाहिक स्थिति छुपाकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के मदद से पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक को अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के आदेश पर महिला थाने पर केस दर्ज कर लिया गया है। युवक की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से मदद मांगी, जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल इस मामले में पीड़िता ने बताया कि मैं नीमच कैंट इलाके की रहने वाली हूं, जहां साल 2018 में मेरी मुलाकात अशरफ पिता इस्माइल खान उम्र 34 साल के रहने वाले बालाजी रोड बघाना के साथ हुई थी। इस दौरान अशरफ ने बताया था कि वह तलाकशुदा है। उसके बाद 20/6/2021 को नीमच महावीर नगर स्थित एक घर पर कुछ कागजात पर साइन करवाए गए, जिसके बाद अशरफ ने कहा कि अपना निकाह हो चुका है। इसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि अशरफ की पत्नी उसी के साथ रह रही है, वह उसका तलाक नहीं हुआ। फिर अशरफ ने मुझसे धमकी देते हुए बोला कि तुझे धर्म बदलना पड़ेगा। मेरे इनकार करने पर अशरफ ने मारपीट व प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके साथ शराब पीकर लगातार मारपीट करता था। इसके साथ ही कई बार गर्भपात भी कराया गया। नीमच शहर में मुस्लिम युवक ने खुद को तलाकशुदा बताकर हिंदू युवती से निकाह किया। बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। निकाह के 2 महीने बाद युवती को जब युवक के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने मारपीट शुरू कर दी। 3 बार गर्भपात तक कराया गया। इस मामले में नीमच जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित युवती शिकायत लेकर आई थी। ऐसे में महिला थाने को कार्रवाई के लिए कहा गया है। वहीं महिला थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि नीमच पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 323, 294, 506 व मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3-5 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द उसे गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे देने का दौर जारी है, जहां ताजा मामले में जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं, बल्कि यह उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। जयवीर शेरगिल ने पार्टी की सदस्यता के साथ साथ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील शेरगिल उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था। जयवीर शेरगिल से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी रविवार को पार्टी की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि वह पार्टी में अनदेखी की वजह से नाराज चल रहे थे। उन्होंने इस मामले में सोनिया गांधी को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें कहा था कि पार्टी में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बैठकों और फैसलों में भी शामिल नहीं किया जा रहा है। आनंद शर्मा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से माना जाता है।
उन्होंने अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची क्योंकि उन्हें पार्टी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। आनंद शर्मा के अलावा कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी अभियान समिति के साथ साथ जम्मू कश्मीर राजनीतिक मामलों की समिति से इस्तीफा दे दिया था। शर्मा और आज़ाद दोनों उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यसमिति के लिए चुनाव कराने की मांग की थी। वहीं अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों में धर्म बदलने के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ऐसा करने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे बांटे जा रहे हैं, उन्हें बाइक गिफ्ट में दिया जा रहा है। हिंदू लड़कियों का धर्म बदलने के लिए रेड कार्ड जारी किया गया है। यह गंभीर आरोप बीजेपी विधायक नितेश राणे ने लगाया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू है। इसी दौरान नितेश राणे ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। नितेश राणे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक पीड़िता का उल्लेख किया। नितेश राणे ने कहा कि अहमदनगर में इसी तरह से एक नाबालिग हिंदू लड़की का धर्म बदलकर उसका यौन शोषण किया गया। बीजेपी विधायक द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को जानकारी दी कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। नितेश राणे ने विधानसभा में कहा, महाराष्ट्र के लिए यह बेहद गंभीर मसला है। अहमदनगर के श्रीरामपुर में धर्म बदलने का धंधा जोर शोर से शुरू है। हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी को पकड़ा नहीं जाता। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को स्थानीय जेल में बंद रखा है, उन्हें सेंट्रल जेल में नहीं भेजा जा रहा। नितेश राणे ने आरोप किया कि सानप नाम के अधिकारी की आरोपियों के साथ साठगांठ और आर्थिक लेन देन है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को घर का खाना मुहैया करवाया जाता है, उनकी हर तरह से मदद की जाती है। जो लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों के धर्म बदलकर उनका शोषण करने के काम में लगे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नितेश राणे ने कहा, हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसा करने वालों को प्रोत्साहन के लिए बाइक गिफ्ट में दिए जाते हैं। धर्म बदलने का धंधा फले फूले, इसके लिए लोगों को इनाम और इमदाद दिए जा रहे हैं। रेड कार्ड तक जारी किए गए हैं। सिख लड़कियों को फंसाने पर 7 लाख, पंजाबी लड़की को फंसाने पर 6 लाख, गुजराती ब्राह्मण लड़की को फंसाने पर 6 लाख, ब्राह्मण लड़की के लिए 5 लाख, क्षत्रिय लड़की के लिए 4 लाख रुपए दिए जाने का रेड कार्ड बनाया गया है। हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म बदला जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। धर्म बदलने के साथ ही हिंदू लड़कियों की जिंदगी तबाह की जा रही है। नितेश राणे ने आरोपियों से संबंध रखने वाले अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। नितेश राणे ने यह भी मांग की कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाए। वहीं अगली खबर, भारत की तरफ से गलती से पाकिस्तान में गिरी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बता दें, इसी साल 9 मार्च को गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की ओर जा गिरी, जिसको लेकर पाकिस्तान सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। भारतीय वायुसेना के अनुसार 9 मार्च 2022 को गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। घटना के लिए जिम्मेदार तय करने सहित मामले के तथ्यों को स्थापित करने के लिए गठित एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि 3 अधिकारियों द्वारा संचालन प्रक्रिया ASOP को फॉलो नहीं करने के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई। AIF ने कहा कि इन 3 अधिकारियों को मुख्य रूप से घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके बाद उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।